अपडेट दे दें अगर आपको, तो भारतीय जनता पार्टी जो है 273 सीटों से भी अधिक की ओर जा रही है। समाजवादी पार्टी 122 की ओर, बीएसपी 5, कांग्रेस 2 और अन्य की बात करें तो वो 1 सीट पे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है बात करने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार और लगातार हमारी टीम के जो रिपोर्टर्स हैं वो भी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। मैं तारुफ करा दूं आप सभी को, हमारे साथ प्रत्युष राज हैं गोंडा से, सोहराब खान है अमेठी से, आकाश सक्सेना बदायूं से कनेक्टेड है, राकेश हमारे साथ पूर्वांचल में गाजीपुर जिले से कनेक्टेड है। हमारे आज के विशेष मेहमान भी हमारे साथ हैं, हरिराम त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं जो कि उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं अपडेट के लिए चलता हूं गोंडा में प्रत्युष राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं? प्रत्युष जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। और जी प्रत्युष क्या कुछ है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वापस से सत्ता की ओर आती हुई नजर आ रही है। अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से गोंडा की क्या स्थिति है, अपडेट क्या है? गोंडा की अपडेट यही है कि यहाँ पे जो कांटे की टक्कर मानी जा रही थी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच, जिसमें विधानसभा 296 में प्रतीक भूषण सिंह जो लड़ रहे थे, काफी चर्चित सीट थी ये, जिसमें वो 5438 की बढ़त से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो ये एक बड़ी बढ़त जिसको आपने बताया गोंडा के एक चर्चित जो है सीट लगातार। और मैं अगर मैं इसी में ऐड ऑन करके राजधानी लखनऊ की एक सबसे हॉट सीट का जिक्र करूं तो सरोजनी नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, सरोजनी नगर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह, वो लगातार आगे चल रहे हैं, जबकि सुबह ये आंकड़ा कुछ और था और अब कुछ आंकड़ा अलग दिखा रहा है। प्रत्युष हाँ, वही स्थिति हमारे वहाँ पे कर्नलगंज विधानसभा में भी देखी गई। सपा और भाजपा लगातार आगे पीछे बढ़त बनाई थी, लेकिन 298 कर्नलगंज विधानसभा में 5वें राउंड में 1085 वोट से अजय सिंह लीड कर रहे हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। बड़ी खबर है गोंडा से हमारे सहयोगी प्रत्युष राज बता रहे हैं। दूसरी ओर चलते हैं, सोहराब खान भी ग्राउंड जीरो पे है अमेठी में। सोहराब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सौरभ, क्या अपडेट है? अमेठी की क्या हवा है, क्या अपडेट है वहां से? कांटे की टक्कर सपा और भाजपा में चल रही, क्योंकि अच्छा, ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब कांटे की टक्कर है। जी ठीक है सौरभ, आगे की ओर चलते हैं। आकाश सक्सेना है हमारे साथ बदायूं से। आकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आकाश, बताएं, आप कुछ अपडेट बताएं इसका। बदायूं से इस समय जो मैं आपको बताता चलूं कि बदायूं में 6 विधानसभाएं आती हैं, जहां जोर की टक्कर है बदायूं में भाजपा और सपा के बीच। तो वहीं बदायूं सदर से जो सीट आपको मैं बताऊं इस समय निकलती हुई आ रही है, तो वो सीट है बदायूं से महसिन गुप्ता की, जिन्होंने अभी तक जो है 38,734 वोट पाए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आजी रईस भी टक्कर में है। तो वहीं हम आपको अगर बताते चले तो महसिन गुप्ता जो है इस समय 5,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी अनुराग जी, लगातार जो है कांटे की टक्कर दो प्रमुख पार्टी जिनका जिक्र पहले चुनाव के दौरान भी होता रहा और अभी भी अगर बात हमारे रिपोर्टर्स की आप सुन रहे हैं, हमारे व्यूवर्स, तो आप जाहिर तौर से देख सकते हैं कि भाजपा और सपा की एक कांटे की टक्कर हर जनपद में है। हमारे एक सहयोगी सोहराब खान अमेठी से जुड़े हुए थे। इसी सवाल को लेकर के जो सोहराब ने किया गौरीगंज का, उसको लेके मैं वरिष्ठ पत्रकार जी के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक सर, गौरीगंज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमेठी की विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज के बारे में। गौरीगंज के बारे में अभी आपने क्या बताया, कांटे की टक्कर में कौन किसके बीच में, कुछ हमको बताइए। जी, लगातार अगर हम देख रहे हैं सर, तो वहाँ कौन आगे है? वहाँ पर भी भाजपा और सपा की बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। बिल्कुल इस समय कौन आगे है, आपका रिपोर्ट में? जी, एक मिनट, वापस मैं रुक करता हूँ सोहराब का। सोहराब, गौरीगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस वक्त कौन आगे है, क्या अपडेट है आपके पास इस पे? सर, मेरे पास अपडेट ये है कि जो है 1 से 5 राउंड तक जो है भाजपा के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मटियारी जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं, ये 5 राउंड तक जो है आगे चल रहे थे। उसके बाद 6वें 7वें 8वें राउंड में जो है तो सपा के प्रत्याशी जो है वर्तमान भी जो है गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, वो इस समय जो है आगे चल रहे हैं। वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के इतने समय आगे चल रहे हैं, लेकिन सुबह आगे पीछे का सर अभी खेल चल रहा है। आगे पीछे का खेल लगातार चल रहा है। सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह माहौल कुछ और था, भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिख रहा था, पर इस समय जो करंट विधायक है, सिटिंग एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के, उनके तरफ का माहौल लग रहा है। सर, अभी तो जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सर जो है जैसे कि मतलब 1 से 5 राउंड तक
प्रत्याशी जो है चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी अरे उसके बाद जो है छठवें 18 राउंड में जो है सब प्रत्याशी जो है लगभग जो है 15 वोटों से आगे हो गए थे। जी हरिराम जी, अगर हम अपने रिपोर्टर की अपडेट आपको बताएं तो इतने समय सपा के जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। सुबह के दौर में माहौल कुछ और था, भाजपा के प्रत्याशी अब आगे। मैं आपको जी जो सपा के प्रत्याशी इस समय जिनको आगे बता रहे हैं आपके संवाददाता, वो 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे और 17 में विपरीत परिस्थितियों में मोदी की लहर होते हुए भी वो चुनाव जीत गए। उनके कंपटीशन में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मिश्रा हैं, चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी पूरा उनका नाम है, वो 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। अर्थात ये दोनों विधायक रह चुके हैं। भाजपा के प्रत्याशी एक बार विधायक रह चुके हैं, सपा के प्रत्याशी 2 बार विधायक रह चुके हैं। दोनों ही स्थानीय हैं, दोनों ही प्रतिष्ठित परिवारों से हैं, दोनों की अपनी अपनी फॉलोइंग है। लेकिन इसमें जो मेरा अपना अनुमान है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, उनके अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण और उनकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के। आपको लगता है सपा भारी पड़ जाएगी? सपा भारी पड़ जाएगी, उसका कारण भी है कि 2 बार विधायक रहे हैं और अपने मतदाताओं से सीधे संपर्क में रहे हैं और इनके ऊपर कम से कम क्षेत्र में कोई ये नहीं कह सकता कि मिलते नहीं है, मेरा काम नहीं करते हैं या किसी अन्य प्रकार के काम में लिप्त हैं। ऐसा कुछ इनके बारे में क्षेत्रीय मतदाता की शिकायत चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी के बारे में भी नहीं, शिकायत मटियारी के बारे में भी नहीं। लेकिन मैंने बताया कि जब दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा तो एक की अच्छाई ज्यादा हो जाएगी, दूसरे की अच्छाई कम हो जाएगी। राकेश प्रताप सिंह की अच्छाइयां जो हैं वो चंद्रप्रकाश मिश्रा की अच्छाइयों पर भारी पड़ रही है और यही जो क्षेत्र के लोगों से बातचीत कभी होती रही है मेरी, तो उसके आधार पर भी मैं इसी नतीजे पर पहुंचा। दोनों ही धुरंधर हैं। दोनों ही धुरंधर है, बताया ना, दोनों विधायक रह चुके हैं, दोनों जनता के संपर्क में रह चुके हैं। लेकिन जब 2 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा तो कोई ना कोई तो आगे जाएगा ही, और जो आगे जाएगा उस आगे जाने का कोई ना कोई कारण भी होगा। तो कारण मैंने बता दिया कि राकेश प्रताप सिंह की लोकप्रियता जो है वो चंद्रप्रकाश मटियारी के मुकाबले ज्यादा है लोकप्रियता। एक कारण और है, सुन लीजिए कि चंद्रप्रकाश मिश्र 2007 से 2012 तक विधायक रहे हैं और ये राकेश प्रताप सिंह पिछले 10 सालों में लगातार विधायक हैं। तो वो पुराने विधायक हो गए, ये नए विधायक हो गए, इसका भी अंतर पड़ता है। ठीक है, पुराने विधायक हो गए, नए विधायक हो गए, दोनों ही धुरंधरी हैं। बस शाम तक का हमें इंतजार करना होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन गौरीगंज की सीट पे काबिज होगा। वैसे अमेठी जिले की 4 सीटों में से ये सीट है जो समाजवादी पार्टी को मिलेगी जी, बाकी जो है 3 सीटें भाजपा। अच्छा, प्रत्युष जी, प्रत्युष, लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होली खेली जा रही है, जश्न का माहौल है और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी के कार्यालयों के सामने सन्नाटा है। गोंडा की क्या स्थिति? गोंडा की भी स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। हमारे यहाँ जितने भी विधानसभा हैं, सुबह से ही कार्यालयों में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। समाजवादी के और भाजपा के हर कार्यालयों में एक खुशी की लहर बनी हुई है, कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश है और कहीं ना कहीं मोदी और योगी फैक्टर ही बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इस खुशियों के लिए। और लोगों की जो होली मनाने की जो तमन्ना थी कि आज के दिन होली होगी, तो कहीं ना कहीं भाजपाइयों के ये सपना मोदी और योगी जी के वजह से कुछ ज्यादा ही साकार दिखाई दे रहा है। अच्छा, मतलब होली के पहले ही गोंडा भी होली मनाने वाला है। गोंडा भी होली मनाने वाला है और समस्त कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जोश दिखाई दे रहा है भाजपा के। और धीरे धीरे समाजवादी कार्यालय और समाजवादी प्रत्याशियों के घरों से भीड़ हटती नजर आ रही है। लोगों में काफी मायूसी नजर आ रही है। लोगों में मायूसी है। आपको क्या लगता है गोंडा में आखिर क्या कारण रहा जिस वजह से जो सपा की सीट्स की जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, बहरहाल अभी तो कहना जल्दी होगा कि सपा हारी या फिर कौन जीता कौन हारा, है तो बहुत जल्दी हो जाएगा कहना, शाम तक का इसमें इंतजार करना चाहिए। पर अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम ये चर्चा कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो सपा की जो सीट्स हैं वो कम नजर आ रही है। सपा
कि जो कार्यकर्ता है वो मायूस से नजर आ रहे हैं। आखिर मुख्य वजह क्या रही गोंडा के अंदर प्रत्युष? कहीं ना कहीं आम जन जो था वो लास्ट तक मतदाता खुला नहीं कि किसके पक्ष में वोट देने जा रहा था। एक साइलेंट वोटिंग हुई और कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा फैक्टर मोदी और योगी फैक्टर चला, बुलडोजर फैक्टर चला। और एक सबसे बड़ा वायरल जो चल रहा था यूपी में काबा, तो यहाँ की जनता ये दिखाना चाह रही थी कि यूपी में सही में काबा। अच्छा, यूपी में काबा, ये तो बहुत ट्रेंडिंग इशू था यूपी में काबा। और गोंडा में अगर स्थिति को देखें तो गोंडा की आपकी चर्चा करी, हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, अमेठी वापस से पहुंचते हैं। सौराब खान, सौराब सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है सौराब, क्या लगता है आपको अमेठी किस ओर रुख लेने वाला है अपना? सर, अमेठी विधानसभा की बात करें तो जो है पूर्व मंत्री जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति जो इस समय जेल में बंद है जो है, तो उनकी पत्नी जो है महाराजी देवी इस समय जो है अमेठी में जो है सपा का पलड़ा, अमेठी विधानसभा में सपा का पलड़ा अभी भारी है। अमेठी अच्छा अच्छा अच्छा, तो जी, लेकिन ठीक करेंगे प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह जो की जो है सांसद, तो वो में है, लेकिन है वहाँ जो विधानसभा में वहाँ महाराजी देवी प्रजापति अभी सपा की जो है आगे दिखाई दे रही है। जी सौराब, आप बहुत अच्छे अपडेट दे रहे हैं, पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अगर आप तेज बोलेंगे तो हमारे व्यूवर्स तक आपकी और क्लियर आवाज पहुंचेगी। सौराब, आवाज तेज है। जी जी जी, नहीं सौराब, लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे सभी रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पे हैं और आप सभी की बहुत सारी सराहना करते हैं, क्योंकि लगातार आप लोग कवर अप करते रहे न्यूज़ को, और आज भी आप सुबह से लगातार धूप में भी डटे हुए हैं। सौराब के बाद मैं चलता हूं बदायूं पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और गन्ना एक बहुत बड़ा फैक्टर था, किसान बड़ा फैक्टर था। बदायूं की क्या स्थिति है आकाश? जी जी, हाँ, एसपी आगे चल रही है। जी जी, कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा आकाश, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के मामले में बहुत आगे है और वहां पर ही राकेश टिकैत जैसे बड़े नेताओं ने धरना प्रदर्शन दिया। अगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा वोट वहां पर अभी मिलता दिख रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। नजर आ रहा है जी, शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो खिलता नजर आ रहा है। मैं अपने हरिराम सर जी के पास चलूंगा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश में। हरिराम जी, हमारे सहयोगी बदायूं से बता रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका है, गन्ना बेल्ट है, किसान आंदोलन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी सपा यहाँ से अभी जीतती नजर नहीं आ रही है, भाजपा आगे नजर आ रही है। सर कैसे देखते हैं? जी जी, संपर्क शायद से हमारा नहीं हो पा रहा है। वापस से चलते हैं, गोंडा चलते हैं प्रत्युष के बाद। प्रत्युष, गोंडा की क्या स्थिति है इतने समय का? अपडेट क्या है तुरंत की अगर हम बात करें तो क्या अपडेट है इतने समय गौरा विधानसभा क्षेत्र का? गोंडा का अपडेट यह है कि गौरा के प्रभात वर्मा जी भाजपा प्रत्याशी हैं, जो करीबन 3,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पे सबसे ज्यादा 299 प्रेम नारायण पांडे जी ने 25,795 वोट ले लिए हैं। अच्छा अच्छा जी। और कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं नंदिता शुक्ला भी आगे पीछे रेस में है, 295 महनवन विधानसभा वो भी काफी टक्कर में है, जहां पे भाजपा और सपा का सीधा टक्कर मुकाबला दिखाई दे रहा है। रमापति शास्त्री जो
शासन में मंत्री थे और वो भी करीबन 5,000 वोटों की बढ़त से आगे जा रहे हैं। 300 विधानसभा रमापति शास्त्री जो मंत्री रह चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं कमल की तरफ ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इन सारी विधानसभाओं में कहीं ना कहीं कमल आगे जाता दिख रहा है। ठीक है, गोंडा आप कौन ले जाएगा? जी अनुराग जी, प्रत्युष मेरी आवाज आ रही है? गोंडा कौन ले जाएगा? सपा, गोंडा में पूरा भाजपा कमल खिलता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं गोंडा सदर से 296 सदर गोंडा विधानसभा से प्रतीक भूषण जो हैं वो करीबन 6,000 वोटों की बढ़त से आगे बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बताया वही कुछ हाल बदायूं का भी था। आकाश सक्सेना भी लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारे आंदोलन के बाद, बहुत सारी चीजों के बाद भी बदायूं में कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आ रहा। बदायूं में अगर मैं अपने व्यूवर से इस विषय पर बताऊं तो इतिहास में हमने देखा थोड़े महीनों पहले कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, टिहरी बॉर्डर पे हुआ, गाजीपुर के सीमा पर हुआ और लगातार वो जो बेल्ट है पूरी वहां पर होता रहा। उसके बावजूद भी हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी ही बढ़त में है और ऐसा अभी लग भी रहा है कि वो सरकार बना ले जाएंगे। हम लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं गाजीपुर चलना चाहता हूँ राकेश जी के बाद। राकेश जी सुन पा रहे हैं? राकेश जी आप मेरी आवाज आ रही है? शायद से हमारा जी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा राकेश जी के पास। वापस से मैं चलूंगा सोहराब खान के पास। सोहराब, अमेठी भी एक कृषि प्रधानता की ओर है क्योंकि बहुत सारी फसल उपजाऊ है, किसानों का विषय यहाँ पर भी लगातार रहा है, वहां पर क्या स्थिति? जी जी सर, यहाँ जो है भाजपा और सपा का जी सर, यहाँ पे जो है किसानों को जो मुद्दा ये था जो है किसान जो है परेशान थे, साढ़ जो उनकी फसलें जो है जी बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। बड़ा अगर शौराब में बात करूं तो लगातार जो आपकी रिपोर्ट्स देखी या फिर और भी डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट्स लगातार रिपोर्टर्स ने भेजी, वहां पर लोगों की कंप्लेन, खासकर ग्रामीण इलाकों में किसानों की कंप्लेन ये थी कि लगातार उनको समस्या यही है कि जो उनकी फसल है वो मवेशी खा जाते हैं, खुले जानवर हैं वो खा जाते हैं। इस पर कितना कंट्रोल हुआ है अभी आपके यहाँ पे? सौरभ, हेलो सर, आवाज कम आ रही है? जी सौरभ आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सौरभ आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलें, आई थिंक सौरभ से हमारा जो संपर्क है वो नहीं जुड़ पा रहा है। मैं पीसीआर से कहूंगा कि उनसे संपर्क हमारा कराया जाए। अभी हम गोंडा चलते हैं प्रत्युष के पास से, क्योंकि गोंडा भी एक ऐसी बेल्ट है जो कृषि प्रधान है। लगातार जो है वहां पर हम देखते हैं कि किसान वहां पर भी जो है कुछ ना कुछ बातें कहते नजर आए। और राकेश टिकैत जी के अगर हम बयान लें तो उनका तो कहना था कि पूरे भारत के किसान परेशान है। किसान का फैक्टर कितना परेशान कर रहा है आपकी बात, या फिर कौन सा मुद्दा लेकर के आ रहा है? किसान का विषय कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कहीं ना कहीं किसान अपने मवेशियों से परेशान थे, किसान अपने भुगतान से परेशान थे और कहीं ना कहीं गोंडा में भी कई चीनी मिलें हैं जहां पे किसानों को गन्ना भुगतान में भी दिक्कतें हुई, जिसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो दिखाई देने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता थी यहाँ की, चाहे इंटरनल कोई भी उनका मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो या देश हित की बात हो, कहीं ना कहीं वो भाजपा की तरफ ही लोग गए। और ये मुद्दा तो किसानों का बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। चाहे गन्ने भुगतान का भी मुद्दा बहुत बड़ा था, कई बार धरना प्रदर्शन, कई बार रोड जाम, इस तरह की चीजें दिखाई दी यहाँ पे। नहीं, लगातार प्रत्युष देखो, अगर हम बात ही कर रहे हैं इस विषय पर तो लगातार, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी बदायूं से थे, उन्होंने बताया कि उस जो फैक्टर था किसानों का वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। लगातार भाजपा ही जीती नजर आ रही है। लेकिन जब ये मुद्दा उठा था तब ये पूरे प्रदेश में पहुंचा था, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो अवध हो, तो गोंडा भी कहीं ना कहीं इससे छूता नहीं रहा। गोंडा के और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको एज बीइंग अ रिपोर्टर, आप वहाँ पे रिपोर्टर हैं, लगातार देखते हैं, तो क्या लगता है आपको वहाँ पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिस पे काम करने की जरूरत है? सरकार कोई भी आए गोंडा में, प्रत्याशी कोई भी जीते, लेकिन आखिर आम जनता के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो जिस पे काम करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनुराग जी आपने। गोंडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लखनऊ 120 किलोमीटर है, राजधानी 120 किलोमीटर है। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो रोजगार की समस्या है, युवाओं का जो पलायन होता है, वो भी एक गोंडा का बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात।
गोंडा में सबसे इम्पोर्टेंट तो आज के समय में रोजगार है। जो यहाँ के युवा जो लखनऊ की तरफ पलायन करते हैं, नोएडा की तरफ पलायन करते हैं, कोई ऐसे रोजगार के माध्यम नहीं है। मनकापुर में जो ITI है वो भी खत्म होने के कगार पे है। वो किसी भी तरीके से बस ऐसे ही तैसे चल रही है, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास हुआ लेकिन अभी बहुत दूर है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी अभी कहीं ना कहीं विकास से अछूता रहा है। अच्छा, मतलब गोंडा को बहुत सारी दरकार हैं, रोजगार से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर बहुत सारे ऐसे विषय हैं, और खासकर आपने जिक्र किया युवाओं का, तो युवाओं के लिए रोजगार की बहुत समस्या आपके हिसाब से गोंडा में। जी अनुराग जी। इसके अलावा अहम फैक्टर्स और क्या क्या रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फैक्टर वही था कि युवा जिस ओर जाता है उस ओर दुनिया चलती है। तो युवाओं का सबसे बड़ा तो रोजगार का भी फैक्टर है, और कहीं ना कहीं रोड के फैक्टर हैं। मेडिकल की सुविधाएं एकदम दूर सी हैं। गोंडा में चुनिंदे अस्पताल हैं जिससे लोगों को प्रत्युष माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ हमारा कनेक्शन वापस एस्टेब्लिश हो गया है हरिराम जी के साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के। सर, हमारे रिपोर्टर्स लगातार बता रहे हैं, बदायूं के हमारे सहयोगी ने बताया कि बदायूं में जो किसान का आंदोलन हुआ, बदायूं क्या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट में, उसका भाजपा को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। वहां पर अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाजपा को उसका माइलेज मिल रहा है। सर, किसान आंदोलन की जहां तक बात है, इसका इस चुनाव में कोई असर इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वह आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन था ही नहीं। जो लोग धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, साल भर तक सारी सुविधा भोगते हुए दिल्ली को छेके हुए थे, वो मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर के कुछ चुने हुए किसान थे, और कुछ उन्हीं के कारिंदे थे जो उनके यहाँ मजदूरी करते थे। वो चाहे उसे खेत पर मजदूरी करा ले और चाहे धरने पर बैठा ले। और जहाँ तक बदायूं की बात कर रहे हैं, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, ये सब जगहों पर तो किसान आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं था। पूरे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसानों का कोई मतलब नहीं। लेकिन सर हुआ तो, क्योंकि हमारे सहयोगी गोंडा से बता रहे हैं, गोंडा तो अवध क्षेत्र में आता है, पूर्वांचल का मुद्दा था, लेकिन उसने इफेक्ट किया गोंडा तक, यानी अवध तक उसने, और गोंडा के आगे भी गया सर। वो गोंडा के आगे पूर्वांचल के क्षेत्र हो गए, सीमांचल और नीलांचल का इलाका है, वहां तक भी वो आंदोलन पहुंचा। सर, किसान आंदोलन नहीं पहुंचा, इस पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। छुट्टा जानवरों की समस्या किसानों की समस्या हो सकती है। सर, आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जो विषय था कि जो 3 कानून थे उनका जो विषय था वो पहुंचा था वहां तक। 3 कानून का विषय मेरी बात फिर से सुन लीजिए। ये जो भी आपका संवाददाता कह रहा है या उसको जिसने कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। 3 कृषि कानूनों का कभी आपने लखनऊ या इसके आसपास कोई इसकी चर्चा सुनी? कोई इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर में आपने चर्चा सुनी? इसकी चर्चा केवल वही 3 जिलों में होती थी, वही लोग करते थे। और मेरी बात का समर्थन इस प्रकार से हो सकता है कि क्या गोंडा से, बहराइच से, फैजाबाद से, बाराबंकी। बड़ी खबर बताते चले सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ। गोरखपुर की सदर विधानसभा क्षेत्र से इस समय योगी आदित्यनाथ आगे हैं। बड़ी खबर है गोरखपुर से, गोरखपुर में सदर विधानसभा क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। चलिए, आपकी बात सुन लिया, अब मेरी बात सुनिए। क्या कहीं इन जिलों में से, मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश से, आपने कभी कोई ऐसा दृष्टांत देखा है कि 10, 20, 50 किसानों का कोई समूह दिल्ली बॉर्डर पर धरना देने गया हो? ऐसा नहीं हुआ। या किसी जिलाधिकारी कार्यालय में ही किसानों के समूह में जाकर के धरना प्रदर्शन किया हो? उसके बारे में, कृषि कानूनों के बारे में ऐसा भी कभी नहीं हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में कृषि कानूनों की चर्चा तक नहीं हुई, अन्य राज्यों में भी चर्चा नहीं हुई। केवल पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा का हिस्सा और उत्तर प्रदेश के 3 बस यहीं पर किसान आंदोलन। तो इनसे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए अब आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आपका संवाददाता महोदय बता रहे हैं कि बदायूं में किसान आंदोलन का कोई असर। माफी के साथ सर रोकना चाहूंगा, मेरे पास अपडेट आया है, मैं अगर आपके व्यूअर्स तक उसको बता दूं। 274 सीट्स पे बीजेपी और सहयोगी दल पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल 122 सीट्स पर है। सर बोले। ये अनुमान के ही अनुसार है। ज्यादातर जो एग्जिट पोल थे और जो निष्पक्ष एनालिसिस करने वाले थे, सबका ही यही अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी 250 से कुछ कम ज्यादा और समाजवादी पार्टी 125, यानी 250 का आधा, 125 उससे कुछ कम ज्यादा, और बाकी जो है
30-35 सीटों के बीच में अन्य पार्टियों को रहना है। वो अनुमान गलत निकल गया, अन्य पार्टियां 10-12 के ही अंदर रह रही हैं। तो ये जो है अनुमान के अनुसार है और ऐसा ही होना भी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों के पार हो जाती तो उसको मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि वो लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं था। लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी को डर करके रहना चाहिए। अगर 300 से ज्यादा पार कर जाते तो वो समझते कि हम तो हमारा तो जो रिजल्ट आ रहा है, हार किसी की भी हो रही, जीत किसी की भी हो रही हो। जी, तस्वीर तो शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। शाम तक जो है पूरी क्लियर जो है तस्वीर तरीके हो जाएगी। अनुमान जो इस समय रुझान है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि इस फिगर के साथ मैं ये मानता हूँ कि ये लोकतंत्र की जीत है। किसी के सत्ताधारी दल को इतना प्रचंड बहुमत भी नहीं मिलना चाहिए कि वह निरंकुश हो जाए, और जो सत्ताधारी दल अच्छा काम किए हो उसको चुनाव में हारना भी नहीं चाहिए कि वो सोचे कि लोग ये सोचे कि अच्छा काम करने पर भी हमको वोट नहीं मिले। सर, मैं अपडेट के लिए जाता हूँ अपने जो सहयोगी हैं उनके पास। लगातार कई दिनों से हमारे साथ सोहराब खान है अमेठी से। वापस एक बार अमेठी का रुख करेंगे। सोहराब, क्या अपडेट है इस वक्त की अमेठी से? जी जी जी, बिल्कुल। सर, अमेठी विधानसभा की बात करें तो जो है पूर्व मंत्री जो है घाटी प्रसाद प्रजापति जो इस समय जेल में बंद हैं, जो है तो उनकी पत्नी जो है महाराजी देवी इस समय जो है अमेठी में जो है सपा का पलड़ा, अमेठी विधानसभा में सपा का पलड़ा अभी भारी दिखाई दे रहा है। जी जी, बिल्कुल नहीं, आप लगातार लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। चलते हैं वापस से गोंडा की ओर। गोंडा का क्या अपडेट है प्रत्येश? जी अनुराग जी, गोंडा का अपडेट यही है कि गोंडा में भाजपा और सपा की ही टक्कर चल रही थी, लेकिन अब आज काफ़ी गैप से, काफ़ी दूरी से भाजपा की जीत आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है और सपा कहीं ना कहीं पीछे छूटता दिख रहा है। जी, मतलब आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, समाजवादी पीछे छूटती चली जा रही है। लगातार काउंटिंग जारी है और काउंटिंग के बाद आज शाम को पता चलेगा कि आखिर कौन सरकार बना चुका है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस से सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रिपोर्टर से लगातार लाइव रिपोर्ट जारी रहेगी। साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार देखते रहिए लाइव यूपी पत्रिका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइव पत्रिका का लगातार जो महासंग्राम है वो जारी है, मतगणना लगातार जारी है। अपडेट दे देता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 274 से अधिक सीट्स पे नजर आ रही है और वहीं समाजवादी पार्टी 122 पे नजर आ रही है। मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ यहाँ पर हिराम तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करने के लिए जाता हूँ। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सर, नए आंकड़े की अगर हम बात करें तो बीजेपी और सहयोगी दल 274 और समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल वो पहुंच गए 122 पे। सबसे कम स्थिति में यहाँ पे बसपा और जो कांग्रेस है वो नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है बसपा और कांग्रेस के जो एफर्ट्स थे, क्या वो कुछ कम थे क्या? नहीं, बस उनके अपने अपने एफर्ट जो हो सकते थे उतने तो थे, लेकिन इस चुनाव में जो स्थिति बनी है वो बाइपोलर हो गई है और बाइपोलर में दो ही पार्टियों के बीच में मुख्य रूप से चुनाव हो रहा है। तो जिस क्षेत्र में कांग्रेस के जो वोट थे या बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट थे, यह भी अपनी चॉइस के अनुसार या तो भाजपा में चले गए और या सपा में चले गए। मतलब आपको लगता है कि वोट बट गए? वोट बट नहीं, वोट बटे नहीं, वोट इकट्ठा हो गए। बटना अलग बात होती है, यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ जो कांग्रेस पार्टी का वोट था और उसने देखा कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कंपटीशन में नहीं है,
तो अपनी चॉइस के अनुसार जिससे उसका मन ज्यादा मिलता था, या तो उसने भाजपा को वोट दे दिया या उसने समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया। मैं ये कारण बता रहा हूँ इन दोनों पार्टियों की सीटें बहुत कम होने का, और जो 2, 3, 4, 5 सीटें जीत रही हैं वो इस प्रकार से जीत रही हैं कि उन प्रत्याशियों का मैं अनुमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट शाम तक, रात तक आ जाएगा तो आप देख लेंगे कि उनके जो जीते हैं वो व्यक्तिगत प्रभाव वाले ज्यादा होंगे, वो पार्टी के वोटों से नहीं जीते हैं, वो व्यक्तिगत अपने वोटों से जीते हैं। व्यक्तिगत जो प्रभाव जनता के बीच में उनका मिलनसार स्वभाव रहा होगा, उसके कारण वो जीत गए। बाकी ओवरऑल पूरे प्रदेश में यह चुनाव बाइपोलर हो गया, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अभी की स्थिति अगर हम सर देखें तो हम ये पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश में मात्र 2 सीट पे ही लगभग काबिज है, और अन्य जो है वो 1 पर है। मैंने वही बात बताई, अन्य में तो एक रघुराज प्रताप सिंह की सीट होगी, जो और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कंपटीशन में नहीं दिखाई पड़ा तो कांग्रेस का मतदाता या तो भाजपा में चला गया, सपा में चला गया, वोट शिफ्ट हो गया। और दूसरी बात है, कोई भी चुनाव जब होता है तो 3 प्रकार के मतदाता होते हैं। एक प्रत्याशी का उदाहरण अगर आप ले लीजिए तो उसको जो वोट मिलते हैं, एक सेक्शन होता है पार्टी के वोट का, दूसरा सेक्शन होता है उसके अपने व्यक्तिगत वोटों का, और तीसरा सेक्शन होता है हवा के साथ चलने वाले मतदाताओं का। तो सभी चुनाव में ये हवा के साथ चलने वाले मतदाताओं की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। जो पार्टी हवा बना ले जाती है, जो प्रत्याशी हवा बना ले जाता है और जिसके समर्थक हवा बना ले जाते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो क्या सर आप अगर दूसरे पहलू के ऊपर बात करें तो क्या आप ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मतलब जो दूसरे विपक्षी दल हैं, जो सत्ता पक्ष के विपक्षी दल हैं, वो हवा बनाने में नाकाम रहे? नहीं, हवा भी अपने आप नहीं होती। जैसे आपको हवा करना है तो आपको पंखे की जरूरत होती है, तो उपकरणों की भी जरूरत होती है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कई उपकरण थे। एक तो उनके अपने, उनको गिनाने के लिए था कि हमने ये अच्छे काम किए हैं, उनको संपर्क उनके ज्यादा था, संगठन उनका मजबूत था, गांव-गांव तक वो जा सकते थे, इसलिए उनके ज्यादा सीटें जीत रही। और समाजवादी पार्टी को भी कम क्यों आंकते हैं? पिछले चुनाव में 47 सीटें जीते थे और अब 125 के आसपास पहुंच गए, तो उनके पास भी कुछ उपकरण आए होंगे, और वो उपकरण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नाकामियां उन्होंने गिनाई, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की उदासीनता उन्होंने क्षेत्रों में गिनाई, और भी बातें, और अपने संगठन को मोबिलाइज किया, अपने संगठन को मजबूत किया, तो उनकी सीटें लगभग 3 गुना नहीं तो 2.5 गुना तो हो ही गई हैं। मतलब आपकी जो शेयर है सीट्स का, वो बढ़ा है? उनकी सीटें समाजवादी पार्टी के आप बता रहे हैं कि 122 122 का आंकड़ा है, जो 122 का, और पहले 47 का, तो बढ़ा तो है ही है ना। जी, लगातार ये जो आंकड़ा बढ़ा है उनका, उसके पीछे आप कौन से अहम बिंदु मानते हैं कि आखिर अहम बिंदु क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया अनुराग जी आपने। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसको सहयोगी दलों को 326 सीट मिली थी। यह जहां 403 विधानसभा सीटें, वहां 326 का मतलब 3/4 बहुमत। यह एक सेचुरेशन पॉइंट है, और जब सेचुरेशन पॉइंट पर कोई चीज पहुंच जाती है तो उसके ऊपर जाने की संभावना नहीं होती है या बहुत कम होती है। और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति को कोई सरकार संतुष्ट नहीं कर सकती है, हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। उम्मीदें लोगों ने ज्यादा पाल रखी थी, जिनकी उम्मीदें नहीं पूरी हुई, उम्मीदों पर उनका प्रत्याशी खरा नहीं उतरा, वो लोग चुनाव में पिछड़ गए। और यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मेहनत भी बहुत की, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया, कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, प्रत्याशियों के चयन में भी कुछ बुद्धिमानी दिखाई होगी, इसीलिए तो 2.5 गुना उनकी सीटें बढ़ गई। और भारतीय जनता पार्टी की मैं इसको विफलता नहीं मानूंगा। अगर 326 के बजाय वो 274 के पास आ रहे हैं, 50 सीटें कम हो रही हैं, तो सत्ताधारी दल की 50 सीट का मतलब हुआ कि करीब 15-20%।
सत्ताधारी दल की सीटें 20% कम हो जाना, 15% कम हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। लेकिन सर कोई ना कोई तो ऐसा वजह रही होगी जिस वजह से ये परसेंटेज कम आ रहे हैं। वजह बता रहा हूँ, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। वजह ये है कि कुछ विधायक, कुछ मंत्री, जब सत्ता विधायक जीत जाता है या जीता हुआ विधायक मंत्री बन जाता है तो समझता है अब तो मेरा काम हो गया, मुझे अब जनता से कोई मतलब नहीं, अगली बार पता नहीं टिकट मिले न मिले। तो ऐसे ही लोग जो हैं, जो उदासीन रहे, जो अपने जनता के अपने मतदाताओं के संपर्क में नहीं रहे, वो हारे और उनको हारना चाहिए भी। उनकी हार जो है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये लोकतंत्र की जीत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के 10 मंत्री हार जाएं और 40 जीत जाएं तो इसको भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं कहेंगे, इसको बल्कि लोकतंत्र की जीत कहेंगे, क्योंकि जो हारे हैं वो अपनी कमियों के ही कारण तो हारे हैं। और अगर पार्टी की हार होती तो फिर 40 के 40 हार जाते। तो व्यक्तियों की हार जरूरी है, और कुछ मंत्री या कुछ विधायक जब हारते हैं किसी पार्टी के तो बाकियों को शिक्षा भी मिलती है, बाकी सावधान हो जाते हैं कि अगर उनके जैसा करेंगे तो उनके जैसी ही मेरी भी हालत होगी। सर भाजपा और सपा की हमने बात करी है, बसपा की बात करते हैं तो बसपा के ऊपर लगातार जो लोग थे वो कह रहे थे कि बसपा में जो सबसे बड़ा चेहरा है मायावती, वो अब की बार कहीं प्रचार में ही नहीं दिखी, बहुत ही कम उनका जो फेस है वो लोगों ने देखा, और बहुत ही कम बसपा भी दिखी। बसपा के साथ यही हुआ है तो उन लोगों ने पहले ही संभवतः ही सोच लिया था कि अब हम कंपटीशन में नहीं है, और इस कारण से पहले हार मान ली थी क्या? हाँ, लग तो यही रहा है, क्योंकि शुरू से ही लो प्रोफाइल पर है, या ये कह सकते हैं कि मायावती बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रही होंगी जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति या उनके प्रत्याशियों के साथ जो हुआ, ये राजनीतिक दृष्टि से यही हो सकता था, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता जी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें त्रिपाठी जी, ये जो वोट अगर हम देखें वोट की बात करें तो कांग्रेस 2 सीटों पे है और बसपा की स्थिति 4 की है। बसपा की स्थिति मैंने शुरू में जो मैंने बताया था कि जब अपने प्रत्याशी को जीतता हुआ नहीं देखा तो वोट शिफ्ट हो गया। वोट या तो समाजवादी पार्टी की चला गया या बहुजन समाज पार्टी चला गया, पूरा चुनाव बाइपोलर हो गया। तो क्या आपको लगता है कि राज्य के अंदर स्थिति जो बसपा की है वो कांग्रेस से अच्छी है या अच्छी होने की ओर बढ़ रही है? बसपा राज्य में कांग्रेस के मुकाबले हो सकता है बसपा की स्थिति अच्छी हो, ये बात आप मान सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुजन समाज पार्टी कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी तो है नहीं। जी सर मैं आपसे कुछ और सवाल बस लेना चाहूंगा, क्योंकि अब हम अपने शो के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश के क्या कुछ मुद्दे रहे थे और उत्तर प्रदेश ने अब की बार क्या कुछ सोच करके वोट दिया होगा? उत्तर प्रदेश में ये वाला चुनाव हुआ था, मैंने पहले भी अपना मंतव्य व्यक्त किया था कि पहले निगेटिव वोट पड़ते थे, इस बार पॉजिटिव वोट पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके प्रत्याशियों को, उनके प्रचारकों को, उनकी पार्टी के समर्थकों को ये कहने का मौका था कि हमने ये काम अच्छे किए हैं। अगर कोई मतदाता कहता था कि गड़बड़ हो गया तो उसको स्वीकार भी कर लेते थे कि हाँ हमको उतना मौका नहीं मिला, आगे एक और मौका दीजिए। ये तो हुआ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति। समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है वो 2017 में जो इतनी बुरी हालत हुई थी इसलिए कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके विरुद्ध था। उनकी तमाम गलतियां थी, 1-2 गलतियां नहीं थी, तमाम गलतियां थी, लेकिन इन 5 सालों में मतदाता उन गलतियों को धीरे धीरे भूल बैठा है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि हमारे मतदाताओं की, आम जनता की याददाश्त जो है, लोग मजाक में ही कहते हैं बहुत कमजोर याददाश्त होती है, यानी किसी की गलती को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। समाजवादी पार्टी की गलतियों को जल्दी भूल गए, इसलिए उनको 100 सीटों से ज्यादा मिल गई। अन्य पार्टियों की जहां तक स्थिति है तो कांग्रेस पार्टी के बारे में एक बात मैं कह सकता हूं, बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में भी करीब वही बात सही है कि इन्होंने किसी से समझौता नहीं किया और पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों में दोनों पार्टियां लड़ी हैं। इसका मतलब यह है कि उनको सीट भले ही न मिली हो, लेकिन ऐसा भी देखा जाएगा कि 4, 6, 10 सीटें जीतने वाले जो समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं
उनका पोलिंग परसेंटेज बहुत ही कम होगा और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ओवरऑल पोलिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी उपस्थिति पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज कराई। क्या आपको लगता है इस उपस्थिति का भविष्य में कुछ बिल्कुल अच्छा परिणाम निकलेगा? बिल्कुल। अगर आपके पास 10 खेत है, 10 खेत आप जोत लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी पैदावार होगी तो आगे उसका कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और आप 9 खेत परती छोड़ देते हैं और तो एक खेत से आप कितना पैदा कर लेंगे। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए सब जगह उपस्थित होना जरूरी है। एक बात चलते चलते और बता दूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से केंद्र में शासन कर रही है और राज्य में शासन करने जा रही है, इसकी स्थापना मूल रूप से जनसंघ के बाद ही बनी है, तो 1952 में हुई, लेकिन 1985 में भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें मिली थी, लेकिन उपस्थिति उनकी सभी क्षेत्रों में थी। उपस्थिति उनकी सभी क्षेत्रों में थी। इसका मतलब बीज जितना था, और बीज जितना था तो वही बाद में पौधा होगा, वही बाद में पेड़ बना। तो सब जगह उपस्थित रहना, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनाए रहना, ये पार्टियों के लिए ज्यादा जरूरी होता है। सीट कम आई ज्यादा आई इससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। उपस्थिति दर्ज कराना बहुत मुख्य। हाँ, उपस्थिति दर्ज कराना, अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनाए रखना, उनको सक्रिय रखना, उनको कार्यकर्ताओं का जनता के संपर्क में रहना, ये ज्यादा जरूरी होता है अगर कोई पार्टी सर्वाइव करना चाहे। जी, बहुत धन्यवाद सर। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ कि समय की अब कमी है, इस वजह से मैं इस जो शो है उसको वाइंड अप की ओर ले जा रहा हूँ। और बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपका कि आपने समय निकाला और एक बहुत अच्छी चर्चा आज हमारे बीच। आपको भी धन्यवाद अनुराग जी। जितना मेरा अपना ज्ञान था, मेरा अनुभव था, वो मैंने आपको बताया और करीब यही बातें अन्य लोग भी बताएंगे। जी बिल्कुल। और लगातार मैं बता दूं आपको कि हमारे जो टीम है, हमारी जो रिपोर्टर्स की टीम है, वो लगातार जो है मेहनत कर रही थी और लगातार आज सुबह से ही वो कनेक्टेड थे, लगातार मतगणना केंद्र पे थे और सभी तरीके की रिसर्च और सभी तरीके का जो पूरा प्रयास था जो हम अपने व्यूवर्स तक पहुंचा सकते थे, वो लगातार अपना 100% देने का प्रयास कर रहे थे। बहरहाल अब दोपहर हो चुकी है और कुछ समय बाद शाम हो जाएगी और शाम जो आज की आएगी वो अपने साथ ये उत्तर लेके आएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में अब की बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होने जा रहा है, कौन सा सत्ता दल या फिर कौन सा पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल, कौन आने वाला है। शाम तक बुरी तरीके से तस्वीर क्लियर हो जाएगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत धन्यवाद संग्राम देखने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।